हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हिमांशु मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, और उससे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि 1 फैराड जो यूनिट है कैपेसिटेंस की, वो बड़ी यूनिट है। तो कैसे, किस बेसिस पे हम उसे कह सकते हैं, तो हम उसको आज प्रूव करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और कैपेसिटर पोर्शन जो आपको आज मैं पढ़ाऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो तैयार रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, नोट्स बना के रखिए, और आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि हम आज से ही प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले हम लोग प्रूव करते हैं कि 1 फैराड बड़ी यूनिट। क्वेश्चन टाइप का बना लीजिए कि भाई 1 फैराड बड़ी यूनिट है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए इसे कि प्रूव दैट वन फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट of the capacitance. तो हमें ये प्रूफ करना है कि कैपेसिटेंस की जो यूनिट है फैराड, वो बहुत लार्ज यूनिट है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं। वी कंसीडर वी विल प्रूव इट by the formula, by the expression of capacitance of spherical body। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्फेरिकल बॉडी, मेटालिक बॉडी का कैपेसिटेंस निकाल के दिखाया था। क्या आया था? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, जहां R क्या है? उस मेटालिक बॉडी की रेडियस है, और C क्या है? कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है। तो बेटे, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी हो, एक ऐसी स्फेरिकल बॉडी हो जिसकी कैपेसिटेंस R हो, जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड हो, तो उसकी रेडियस कितना होगा। तो इस फॉर्मूले से हम ये निकाल लेंगे कि उस बॉडी की रेडियस क्या होगी। जब हमें क्या C की वैल्यू पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, तो R हम निकाल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होगा जब हम क्या करेंगे, इस बॉडी का कैपेसिटेंस 1 एज्यूम कर रखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग R निकालने की कोशिश करेंगे बेटे। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, ये टर्म इसके नीचे आ जाएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। सिंस C को हम लोग 1 फैराड एज्यूम कर रहे हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने लिख लिया। अब ले जाके हम R में पुट कर देते हैं, मतलब इस वैल्यू में पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 1, और ये नीचे आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9, आई एम सॉरी, क्योंकि ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें ऐसे। तो R कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। तो इतनी रेडियस होगी उस स्फीयर की, उस मेटालिक स्फीयर की, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? 1 फैराड होगी। अब ऐसे तो हमें देख के पता नहीं लगता, हम इसको किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तब हमें इसके साइज की एक्चुअल मतलब इमेजिनेशन हो पाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, अर्थ के रेडियस से या अर्थ के साइज से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, ये अर्थ की क्या है? रेडियस है। ठीक है, और ये उस बॉडी का, उस स्फीयर का रेडियस है जो हम फाइंड किए हैं कि अगर 1 फैराड की कोई
स्फीयर होगी तो उसकी जो रेडियस होगी वो इतना है। तो दोनों को कंपेयर किया जाए, हम क्या करें, आर को आर ई से डिवाइड कर दें। आर कितना है हमारा 9 इंटू 10⁹9 और ये कितना है 6.4 इंटू 10⁶ बेटे अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे, मैं समय बचाने के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट किया हूं, आप कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 1.4 इंटू 10⁻3। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आती है 1.4 इंटू 10⁻3, यानी आर अपॉन आर ई का जो रेशियो आया वो आया लगभग 1400। ठीक है, तो आर ई को जरा इधर भेज दें, राइट साइड भेज दें, आर ई नीचे, इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या है डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1400 इंटू आर ई। तो यहां से आप देख सकते हैं कि अगर हमें 1 फैरेड का कोई क्या करना है, 1 फैरेड की स्फेयर बॉडी बनानी है, ऐसी बॉडी जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ के 1400 गुना, मतलब 1400 अर्थ जब एक साथ मिलके बनाए ये कोई नया बॉडी, तब आपका उस बॉडी का क्या होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा 1 फैरेड होगा। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी से 1400 गुना कोई अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगी। तो 1 फैरेड कितनी बड़ी यूनिट है। तो हेंस वी कैन से दैट नीचे आप ऐसे कंक्लूजन कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, सो 1 फैरेड इज कैपेसिटेंस ऑफ, लिख लीजिए, 1 फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ दैट metallic sphere whose radius, लिख लीजिए, ठीक है, whose radius is 1400 times of the radius of the earth. So 1 farad is very big unit of कैपेसिटेंस। ठीक है बेटे, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, कैपेसिटर। ठीक है बेटे, तो आपने ये सुना होगा कि अभी तक हम लोग इससे पहले जो बात कर रहे थे कैपेसिटेंस के बारे में, वो कैपेसिटेंस क्या था, एक क्वांटिटी है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी बॉडी की चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटर एक टेक्निक है बेटे, कैपेसिटर एक क्या है, एक डिवाइस है या एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी मेटेलिक बॉडी पर या मेटेलिक बॉडी पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज हम क्या कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी स्टोर कर पाते हैं। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। ये कहाँ लगा होता है बेटे, आपके पंखे में कंडेंसर के रूप में जो डिवाइस लगी है वो कैपेसिटर ही है। इसकी वर्किंग आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी, लेकिन कैपेसिटर कहाँ है, आपको सामने दिख रहा है कि हमारे घर के फैन में जो कंडेंसर आपको दिखता है, कहते हैं कि कंडेंसर खराब हो गया इस वजह से पंखा स्लो चल रहा है, तो वो कंडेंसर कुछ नहीं आपका कैपेसिटर ही है। तो पहले कैपेसिटर पढ़ते हैं, कैपेसिटर के बारे में जानते हैं, फिर आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द वर्किंग ऑफ कंडेंसर इन द फैन, कि फैन में कंडेंसर कैसे काम करता है एंड हाउ विल इट रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन और इंक्रीज द स्पीड ऑफ फैन। तो कैसे ये फैन के स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, देन आफ्टर डिस्कसिंग द कैपेसिटर वी विल डिस्कस। चलो, कैपेसिटर हमने बताया कि कैपेसिटर इज अ टेक्निक और डिवाइस विच स्टोर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। तो लिखा जाए इसको, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store the sufficient amount of energy, charge
एंड एनर्जी। ठीक है बेटे, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। अभी तो हमने ये जाना कि हाँ ठीक है, हम चार्ज को स्टोर करा पाते हैं ज्यादा से ज्यादा, बट हाउ डज इट परफॉर्म दिस फिनोमेना, ये किस तरीके से इसको करता है हम उसको समझते हैं। तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। भाई ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पर काम करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो बेटे पहले चैप्टर में मैंने आपको एक चार्जिंग मेथड का टॉपिक पढ़ाया था कि मेथड ऑफ चार्जिंग कितने तरीके की होती है। तो वहीं पर मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड करके बताया था। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड क्या होता था कि हम जब किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के बगल में रख देते थे तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाती थी, पार्शियली चार्ज हो जाती थी या चार्ज हो जाती थी। तो ये फिनोमेना क्या बोला गया था, इंडक्शन मेथड। और इंडक्शन मैंने बहुत क्लियरली वहां समझाने की कोशिश की है। अगर आप पहले बच्चे हो तो प्लीज आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो पहले चैप्टर की शुरुआती वीडियोस देखिए, क्योंकि वहां पर चार्ज से रिलेटेड काफी कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्रू आउट द 2 चैप्टर्स हम लोग बहुत ही क्लियरली चार्ज का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। इवन आफ्टर इट हम लोग चैप्टर 3 चैप्टर 4 में भी इस्तेमाल करेंगे चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो देखो, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इज रिलेटेड टू द चार्ज। चार्ज जानना बहुत जरूरी है बेटे, दैट इज वाई चार्ज पहले आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो भी फिनोमेना है वो चार्ज से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो कैपेसिटर बेटे इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिनोमेना पे वर्क करता है, यानी जो इसकी चार्जिंग स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाती है वो किस कारण से बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंडक्शन फिनोमेना एग्जिस्ट करता है जब हम किसी 2 मेटालिक बॉडीज को क्या करते हैं, पास में रखते हैं, और उसमें से एक चार्ज और एक अनचार्ज बॉडी होता है। तो देखने में आता है कि अनचार्ज बॉडी पर भी कुछ क्या होता है, चार्ज अवेलेबल हो जाता है। क्यों होता है इसका डिस्कशन किया जा चुका है, फिर भी हम आगे थोड़े समय बाद फिर करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं कि इसकी क्या प्रिंसिपल है। कैपेसिटर works on the principle of electric induction। तो इलेक्ट्रिक इंडक्शन की फिनोमेना पे हमारा कैपेसिटर क्या करता है, काम करता है बेटे, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को मैं समझाता हूं, और जब मैं पीडीएफ आपको नोट्स दूंगा 1-2 दिन बाद, तो उसमें इसका जो मटेरियल है, जो मैं इतनी बातें आपको समझाऊंगा, वो रिटन फॉर्म में रहेगा। तो आप अच्छे से आप इसको देख लीजिए और रफली नोट कर लीजिए। कुछ बातें अगर आपको लगता है हाँ नोट करने लायक है, फिर हम उसको आप नोट्स फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए कैसे काम करता है। सपोज हमारे पास क्या है बेटे, एक बॉडी है, ये मेटालिक बॉडी है, हमने इसको बाय मीन्स किसी भी तरीके से इसको चार्ज कर दिया। अब इसको हमने चार्ज कर दिया, इसकी चार्ज जब हम इस पे बढ़ाते गए, तो हम जब पढ़ रहे थे आपको याद होगा कि V इज प्रोपोर्शनल टू Q। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा, राइज करता जाएगा। अब एक समय आएगा कि ये चार्ज मैक्सिमम स्टोर कर लेगा और कहेगा कि बेटा अब हम चार्ज नहीं ले पाएंगे, अब हम चार्ज नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हम अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं। अब उसका क्या रास्ता है, उसका रास्ता ये है कि देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है Q/V, है ना, एक फॉर्मूला है ना बेटे, C = Q/V।
अब आपको ये पता है कि C कांस्टेंट होने वाला है, तो अगर हम किसी भी प्रकार से V को कम कर दें, किसी भी प्रकार से V को कम कर दें, तो बेटे Q को क्या हो सकता है, Q को बढ़ाया जा सकता है। इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे ज्यादा बेहतर समझा जा सकता है बेटे कि आपका जो V है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, Q है, या Q जो है वो V के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर V को डिक्रीज किया जाए तो चार्ज अपने आप डिक्रीज नहीं होगा, चार्ज की अमाउंट क्या होगी, इफेक्टिवली डिक्रीज करेगी। कैसे, देखो मैं बताता हूं। अब जो इसका हमें V डिक्रीज करना है, तो जब V डिक्रीज करेंगे तो जो क्या है, इसकी एक तरीके से एनर्जी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी स्लाइटली जो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, और ये तैयार हो जाएगा चार्ज को लेने के लिए। तो करते कैसे हैं इसको, हम इस किसी भी तरीके से इस बॉडी का क्या कर लें, कैपेसिटी, इस बॉडी का पोटेंशियल कम करने की कोशिश करें। जब पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज और लेना चालू कर देगा। तो हम इसके बगल में एक मेटेलिक बॉडी क्या कर दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो इसके बगल में एक मेटेलिक बॉडी रख दिए बेटे, अगर इस पे प्लस चार्जेस अवेलेबल है तो इस बॉडी पर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब इसकी क्या हो जाएगी, इस इंडक्शन के कारण, इस पर चार्जेस के कारण जो इंडक्शन प्रोसेस हुआ, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। इसकी पोटेंशियल बेटे डिक्रीज कर गई। दैट इज वाई, इस वजह से इसका पोटेंशियल इसकी वजह से इस पे चार्ज अवेलेबल हो गया, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल थोड़ा सा डाउन हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब बेटे ये और चार्जेस लेने के लिए तैयार हो गया, तो हम इस पर और चार्जेस दे दिए। फिर आते आते इसकी भी क्षमता आ गई कि भाई अब मैं चार्ज इंडक्शन प्रोसेस से उत्पन्न नहीं कर सकता, प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसकी भी क्षमता आ गई कि अब ये चार्ज नहीं लेगा। तो हमने एक और मेथड निकाला कि इस चीज को हमने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करने से क्या हुआ कि ये बेटे जो इसमें चार्जेस अवेलेबल हो रहे हैं वो तुरंत कहाँ चली जा रही है, ग्राउंड चली जा रही हैं। तो ये फिर से डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आ रहा है। जब ये डिस्चार्ज होने की कंडीशन में आ रहा है तो इस बॉडी का जो इंडक्शन प्रोसेस इस पर इंड्यूस होगा, उसकी वजह से फिर चार्जेस अवेलेबल होने लगेंगे। अब जब फिर चार्जेस अवेलेबल होने लगेंगे तो इसका पोटेंशियल फिर से डिक्रीज करेगा, और जब फिर से डिक्रीज करेगा देन वी कैन नाउ स्टोर मोर चार्जेस, हम और चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। तो इस पूरे टेक्निक को, या इस पूरे जो एक डिवाइस आप सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं बेटे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर से आपने ये देखा कि किसी बॉडी पर हम उसका बिना शेप, साइज, बिना आकार बदले हम उस पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज क्या कर पा रहे हैं, स्टोर कर पा रहे हैं। आप यहां पर इसमें इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आई। चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। इसका नोट्स बेटे आपको आपके अगले जो पीडीएफ मैं दूंगा उसमें रहेगा, आप लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है, कम से कम 7-8 मिनट लग जाएगा हमको लिखने पर, तो आपको मिल जाएगा। आपने बातें समझ ली हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर। तो आपने ये देखा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर में बेटे कैपेसिटर दो मेटेलिक प्लेट से मिलकर बने होते हैं। एक पर चार्ज दिया जाता है और दूसरे को क्या किया जाता है, ग्राउंड किया जा सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए, अब कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए, समय की बचत हो जाएगी। कैपेसिटर इज कंसिस्ट ऑफ, दो बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको होगा तो वीडियो को स्पीड स्लो कर लीजिएगा। A capacitor is consist of two metallic conductors. A capacitor is consist of two metallic conductors placed very close to each other. A capacitor is consist of two metallic conductors placed very close to each other and separated by air, vacuum, or some dielectric medium. Full stop. Metallic conductors are plates of the capacitor. Metallic conductors are the plates of the capacitor. तो इसको आप लिख लीजिएगा। इसका जो बॉडी बना है कुछ इस तरीके से।
ये आपका कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन है बेटे, इसको बना लीजिए। ठीक है बेटे, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग इसके आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे कोर्स में है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके क्वेश्चन निरंतर पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही है बेटे, तो आप प्लीज घर पे रह के पढ़ाई करिए, और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से बात कर सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।